प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और बीएससी सेकेंड ईयर, और इसका यूनिट है 4th। और इसमें हम पढ़ रहे हैं थर्मल रेडिएशंस, उसमें विकिरण, जिसके अंदर आपने पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, वीन का विस्थापन का नियम। तो अभी आपको ध्यान है वीन का विस्थापन क्या था कि लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t या लैम्बडा एम इंटू टी बराबर बी, यानी वह तरंगदैर्घ्य जहाँ पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित होते हैं या उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता अधिकतम होती है, उसका मान विकिरक के परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t या लैम्बडा एम बराबर बी बटा टी या लैम्बडा एम इंटू टी बराबर बी। पी की वैल्यू होती है 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन या 0.293 सेंटीमीटर इंटू केल्विन होता है। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम में क्या पढ़ा था आपने कि भी किसी भी कृष्ण वस्तु से उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उस कृष्णिका के ताप टी के परमताप टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होते हैं। ये बराबर सिग्मा टी की घात 4, जब सिग्मा क्या होता है अपना स्टीफन कांस्टेंट होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट बटा मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन 4 होता है। अब अपन इसी की कड़ी में आगे पढ़ेंगे प्लांक विकिरण सूत्र या प्लांक के विकिरण का नियम या प्लांक के वितरण नियम, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्लांक रेडिएशन लॉ या प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्लांक विकिरण फॉर्मूला या नियम। इसको पढ़ने से पहले अपन कहेंगे इसके कुछ पोस्टुलेट्स देते हैं। ये पोस्टुलेट ये है कि भी किसी भी कृष्णिका से जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो आर्टिजियन या अर्जियन दौलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। किसी भी कृष्णिका की दीवारों से स्थित उत्सर्जक का मतलब जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं अणु या परमाणु, वो अर्जियन दौलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये दौलित्र यानी अर्जियन दौलित्र अणु और परमाणु क्या होंगे आपके आर्टिजियन दौलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। ये विकिरणों का उत्सर्जन व अवशोषण अणु व परमाणु इस प्रकार करते हैं कि विकिरण व उत्सर्जक दोनों में उसमें संतुलन बना रहता है, अर्थात उत्सर्जन की दर व अवशोषण की दर बराबर होती है। तो उत्सर्जन व अवशोषण इस प्रकार करते हैं कि कृष्णिका की दीवारें और विकिरण उसमें संतुलन में बने रहते हैं, अर्थात विकिरणों के उत्सर्जन व अवशोषण की दर समान होती है। फिर अपन कहेंगे विकिरणों की ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है, यानी विकिरणों का जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन व अवशोषण विविध क्वांटम के रूप में होता है। उत्सर्जन व अवशोषण सतत नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। तो अपन ये कहते हैं कि इस क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो h इंटू न्यू का पूर्ण गुणज होती है, या E बराबर अपन लिख सकते हैं E बराबर NH न्यू, यानी इस h और न्यू का पूर्ण गुणज होती है। या जो ऊर्जा होती है क्वांटा की ऊर्जा वो उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है, ये आपने पढ़ा। और इस जो विकिरण निकलते हैं उसमें विकिरण को विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्वांटा को ही अपन फोटोन कहते हैं। क्वांटा छोटा कण होता है उसको फोटोन कहते हैं, और फोटोन की ऊर्जा आप जानते हैं E बराबर h न्यू होती है। तो क्वांटा की कुल ऊर्जा क्या होती है, h न्यू का पूर्ण गुणज होती है, और न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है वो h न्यू होती है। तो एक बार वापस समझिए कि कृष्णिका की दीवार से उत्सर्जित दौलित्र कृष्णिका की दीवारों में स्थित उत्सर्जित अणु या परमाणु एक आर्टिजियन दौलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। और उत्सर्जन व अवशोषण इस प्रकार होता है कि उत्सर्जक की दीवारें व विकिरण उसमें संतुलन बने रहते हैं, अर्थात उसमें अवशोषण की दर और उत्सर्जन की दर क्या होती है, बराबर रहती है। फिर अपन कहते हैं कि विकिरणों की ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकरण होती है। ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण विविध क्वांटा के रूप में होता है, और ऊर्जा की न्यूनतम इकाई को अपन क्वांटा कहते हैं। वो क्वांटा क्या होते हैं, क्वांटा की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, या उसकी ऊर्जा क्या होती है उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है, और कुल ऊर्जा जो होती है इन्हीं क्वांटा h न्यू का पूर्ण गुणज होती है। अब अपन आगे पढ़ेंगे दौलित्र की औसत ऊर्जा का सूत्र। तो अपन ये कहेंगे कि माना दौलित्र तो है आपके पास n है, और दौलित्र की ऊर्जा कितनी है E है, तो दौलित्र की औसत ऊर्जा कितनी होती है E बटा n, ये है अपना फॉर्मूला।
अब अपन कहेंगे कि दौलित्र जो है n0 दौलित्र वो खुद 0 ऊर्जा अवस्था में बदला हुआ है, n1 कितने ऊर्जा अवस्था में बदला हुआ है, बटा हुआ है 1 में, n2 किसमें बटा हुआ है 2 में, n3 किसने बटा हुआ है 3 ऊर्जा अवस्था में बटा हुआ है। तो ये ऊर्जा अवस्था क्या होती है, जैसे 0 1 2 3 है, ऊर्जा अवस्था 0 h न्यू, जैसे 0 ऊर्जा अवस्था तो उसकी ऊर्जा 0 ही होगी, 1 की ऊर्जा h नहीं होगी, 2 की है तो 3h नहीं होगी। और किसी दौलित्र में ऊर्जा स्तर के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT होती है, ये समानुपाती होती है, ये समानुपाती होती है। तो अपन कहेंगे कि विविध ऊर्जा n1 बराबर क्या होगा, n0 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT, और इंटू n2 बराबर n0 e रेज़ टू माइनस 2h न्यू अपॉन kT, n3 बराबर क्या होगा, n0 e रेज़ टू माइनस 3h न्यू अपॉन kT, ऐसे सो होता रहेगा। तो अपन कहेंगे कि किसी दौलित्र के एक ऊर्जा स्तर में पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, इसको थोड़ा सा तो अपन ने कहा था कि भाई दौलित्र की एक ऊर्जा के स्तर में पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन k2 के समानुपाती होती है, ये प्रोपोर्शनल हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे, n1 बराबर n0 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT, n2 इक्वल टू क्या होगा, n0 e रेज़ टू माइनस 2h न्यू अपॉन kT। तो ऐसे ये अपने अब कुल दौलित्र कितने हैं, n बराबर n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन n है, जितने हैं दौलित्र उतना आ जाएंगे। तो आप देखिए n1 बराबर की जगह लिखेंगे n0 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT, n2 बराबर क्या लिखेंगे, n0 e रेज़ टू माइनस 2h न्यू अपॉन kT, n0 e रेज़ टू माइनस 3h न्यू अपॉन kT एंड सो ऑन। इसमें n0 कॉमन ले लिया और ये आया पूरा। अब e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT बराबर z लिखा, n0 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर प्लस z, n0 1 माइनस z रेज़ टू माइनस 1 बराबर n0 1 माइनस z। ये अपना दौलित्रों की कुल संख्या है। अब दौलित्रों की कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे कि भाई 0 ऊर्जा अवस्था में कितने दौलित्र है, n0, तो 0 इंटू n0, फिर पहले में h न्यू उसकी ऊर्जा होती है और कितने दौलित्र है n1, फिर दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी है 2h न्यू, दौलित्र कितने हैं n2, ऐसा अपन गुणा कर जाएगा। अब अपन h न्यू 0, ये तो 0 हो गया, फिर h न्यू कॉमन लिया तो n1 प्लस 2 n2 प्लस n3। अब वैल्यू रखी n0 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT, 2 इंटू n0 e रेज़ टू माइनस 2h न्यू अपॉन kT, फिर क्या होगा 3 n0 e रेज़ टू माइनस 3h न्यू अपॉन kT एंड सो ऑन। तो h न्यू इंटू n0 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT, 3 e रेज़ टू h न्यू अपॉन kT एंड सो ऑन। तो h न्यू इंटू n0 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z क्यूब, तो h न्यू इंटू n0 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT, तो क्या होगा 1 माइनस z की पावर माइनस 2 बराबर क्या होगा h न्यू इंटू n0 इंटू z 1 माइनस z का होल स्क्वायर, h न्यू n0 e रेज़ टू माइनस h न्यू अपॉन kT 1 माइनस z और माइनस 2 बराबर h न्यू n0 z 1 माइनस z का होल स्क्वायर। अब अपन ये कहेंगे ये आपकी कुल ऊर्जा आ गई, ये आपकी n आ गई, ठीक है ना। तो अब कुल ऊर्जा क्या होगी, ये बराबर h न्यू n0 z अपन 1 माइनस z का होल स्क्वायर n0 अपन 1 माइनस z। अब यहाँ से देखिए h न्यू n0 इंटू z n0 1 माइनस z, n0 से n0 क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो ये बराबर h न्यू e रेज़ टू माइनस h न्यू अपन kT 1 माइनस e रेज़ टू माइनस h न्यू अपन kT, तो ये पूरा आ जाएगा। इसमें से क्या होगा, ये कट जाएगा, देखिए n0 से n0 कट गया, z की वैल्यू अपने रखा तो ये वैल्यू है। इसमें ये कैसा है कि जैसे इससे अपन नीचे लावे तो ये रेज़ टू h न्यू अपन kT होगा और ये दोनों कट के 1 बच जाएगा। दौलित्र की औसत ऊर्जा क्या होगी, h न्यू अपन e रेज़ टू h न्यू अपन kT माइनस 1। अब अपन जानते हैं कि न्यू से न्यू प्लस dv आवर्ती अंतराल के एकांक आयतन में दौलित्रों की संख्या कितनी होगी, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू इंटू डी वी, एकांक आयतन में। ऊर्जा घनत्व क्या होगा कि इसमें दौलित्रों की संख्या इंटू उसका औसत ऊर्जा से गुणा कर देंगे, 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू डी टी न्यू इंटू एच न्यू ई रेज़ टू एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। क्योंकि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा, तो डी न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा, तो ये लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा बराबर क्या होगा 8 पाई सी क्यू सी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर इंटू सी माइनस लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा, तो एच इंटू सी अपॉन लैम्बडा, ये अपना एस सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए आप देखिए न्यू ये इतना है तो डी न्यू बराबर क्या होगा सी माइनस लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी आपने, देखिए आप सी अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर सी अपॉन लैम्बडा से डी लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा, ये देखो सी अपॉन लैम्बडा माइनस, तो ये लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर क्या होगा 8 पाई एस सी अपॉन लैम्बडा 5 अपॉन डी लैम्बडा, ये सेम प्लांक विकिरण सूत्र।
तो कहने का मतलब ये तो अपना आवर्ती के पदों में था और ये अपना किसमें है, लैम्ब्डा के पदों में है। इसको एक बार वापस सुन लीजिए कि अपन ये कहेंगे कि दोलित्र तो है कुल n है और ऊर्जा टोटल इतना E है, तो औसत ऊर्जा क्या होगी, E बटा n। अब अपन कहेंगे कि ये दोलित्र जो है ना वो विविध ऊर्जा स्तरों में बटे हुए हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। तो इस 0 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा 0, 1 की h न्यू, 2 की 2 h न्यू, 3 की 3 h न्यू होती है। और किसी दोलित्र में पाई जाने वाली प्रायिकता कितनी होती है, e⁻k2 के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। तो अब देखिए ऊर्जा जो होती है उसके समानुपाती होती है प्रायिकता पाई जाने। तो n1 बराबर n0 e⁻h⁻k2, ये n2 e⁻2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल दोलित्र अपने ये हो गए, मान रखा आपने, सिंप्लीफाई किया ना तो ये आ गया। अब ऊर्जा क्या होगी, 0 × n0, h × n1, 2h × n2, 3h × n3। इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे और e⁻h⁻k2 को वापस z लिखेंगे। तो देखिए ये 1 + 2z + 3z = z3। तो ये अपन अनंत सीरीज होगी, इसको अपन h × n z अपन 1/z का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपना फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम टाइप। अब इसमें मान रखा e का और m का, तो इकट्ठ कटा के ये मिलेगा आपको h न्यू अपन e⁻h − kt। अब एकांक आयतन में दोलित्रों की संख्या n और एक दोलित्र की ऊर्जा इतनी है, तो एकांक आयतन में उनकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू के पदों में। 8/ν² c³ dV × h न्यू अपन e⁻h kt − लैम्ब्डा के पदों में क्या होगा, c/λ, फिर d न्यू बराबर c/λ, इसको d लैम्ब्डा, जिसको अपन वैल्यू रखेंगे। तो लास्ट में क्या आएगा, e लैम्ब्डा d लैम्ब्डा बराबर 8/sc/λ की पावर 5 × 1/sc/λ kt - 1। ये इसको प्लांक विकिरण फॉर्मूला कहते हैं। इसकी सहायता से अपन रेले जीन्स का फॉर्मूला निकालेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन का निकालेंगे और रेले जीन्स का फॉर्मूला, मीन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालेंगे। धन्यवाद आप।